हेलो। शाहीन जी, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई मनीष जी, नमस्ते। आजकल एक्टिव हो गए हैं आप। चंद्रप्रकाश चौधरी सर। सॉरी 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 सॉरी, चंद्रप्रकाश जी। हाँ हाँ, ठीक। और क्या हाल चाल है सर? बढ़िया है सर। सही है? बाल गोपाल सब ठीक हैं? अरे गुरुजी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सर नमस्ते आप सर। पहचान नहीं पा रहे हैं हम। हाँ, नमस्ते सर, वनीश बोल रहा हूँ गुड सर। इवनिंग सर। बनीश भाई नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? सर गुड सब इवनिंग बढ़िया। सर। गुड इवनिंग। धर्मेंद्र भाई, क्या हाल चाल है? पानी से धो लिया था उसको। हेलो। हेलो। हाँ कौन? यार, किससे बात कर नमस्ते रहे हो? बेटा। मुझसे? दूसरे? कौन बोल रहे हो? गौरव। कौन से वाले बैच में बेटे? 6 से 7 में? चलो अभी बेटा मैं क्लास चल रही, बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम बता देंगे बेटे, बाद में बता देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग। और सब लोग ठीक ठाक हैं? बढ़िया। संडे को नवोदय विद्यालय के पेपर, सैंपल पेपर में डाल दूंगा। आप लोग परेशान कतई ना होइए, संडे को डालूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा, आप मेरी बात पे कितना भरोसा करते हो? मैंने ये जो आज आज नोटिस आपने भेजा है, यही बात मैंने आपसे बोली थी कि दिसंबर में एग्जाम होगा, ये तय है। सर ये वो बताइए भरोसा, जीएस वाला पार्ट कैसे? यार जीएस वाला जी पार्ट। जीएस, सर। जीएस तो में मेरी जीएस नहीं बहुत हो पा कमजोर रही है। है बलप्रीत, जीएस तो मेरी भी बहुत कमजोर है, मैं क्या सर। करूं? मतलब कोई सिलेक्टिव टॉपिक्स बता दीजिए कि हम उन पे फोकस कर लें। चलिए मैं जी सिलेक्टिव सर, बता जी दे रहा सर। हूँ। ठीक ठीक, ये तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि नवोदय का एग्जाम जो है, उसमें जो सबसे पहले आपको ये बताइए, बीएड की बुक है कोई? बीएड की बुक है कोई? यस सर, जी यस सर। सर। जी ठीक है, तो एक काम तो ये करिए आप। एक अपना सब एक माइक रख दो संभाल के, फिर आपसे बात करें जी। एक तो काम आपको ये करना है कि बीएड वाली बुक से एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट आता है शायद उसमें कुछ थोड़ा सा, जहां तक मुझे आइडिया है। एक हाँ तो जी सर, आता पच्चीस है। 25 क्वेश्चन या ऐसे आते हैं, 20 25 होते हैं, यानी 20 होते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो वो सर बीएड वाली बुक पीजीटी से में कर 25 दीजिए। है और पीजीटी में 20 आते हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 20 या 25 क्वेश्चन है। तो आप एक तो बीएड वाले वो क्वेश्चन कर डालिए, टीचिंग शिक्षण अभिरुचि जिसे बोलते हैं हिंदी में। सही है? सर ये तो मनोविज्ञान वाले क्वेश्चन भी आते हैं क्या? हाँ, वो क्वेश्चन मनोविज्ञान वाले शिक्षण वो अभिरुचि से पीडीपी ही में जुड़े आ रहते हैं। जाएंगे। हाँ, उसी में आ जाएंगे, अलग से नहीं आएंगे वो। अच्छा, अच्छा ठीक है, दूसरी ठीक। दूसरी चीज है, हिंदी, इंग्लिश और जीके बची आप आपकी। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नॉर्मल जो बुक्स आती हैं, जो जिसे एसएससी की होती है, पीसीएस की रैंक की बुक होती है, इनमें ये सब चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं। बाकी आप सोचें कि अलग अलग किताब खरीदें तो खाली टाइम खराब होगा, उतना पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इनका जो सर कंपाइल फॉर्म रहता है, बोलिए। करंट अफेयर्स से भी आते हैं क्या कुछ? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने देखे हैं पेपर, उनमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं रहती। बहुत ज्यादा रहेंगे करंट अफेयर्स तो 10 क्वेश्चन लिमिट होगी मैक्सिमम। बाकी फिर वो हिस्ट्री में चले जाते हैं, मतलब पुराने से मिल जाता है। करंट अफेयर का मतलब ये तुरंत वाली नहीं, लेकिन हाँ, करंट अफेयर वो वाली मिल जाएगी आपको जो हो चुका होता है, पुराना वाला, कि ये कब था, ये कब हुआ था। 2019-20 तक का आ सकता है ना सर? हाँ हाँ, ये संभावना है, 19-20 का पॉसिबिलिटी बन जी सकती है। सर। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, पेपर बढ़िया से करिएगा। और आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट का पेपर करिएगा, ठीक है?
पेपर सब्जेक्ट यस का सर। करिएगा पहले, उसके बाद इस पे जी जोर सर। लगाना, नहीं तो इस पे टाइम खराब करके फिर वो हिस्सा आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक, सर पेपर सर तो बट ऑनलाइन होगा। प्रॉब्लम ये है कि नहीं ये ऑनलाइन है होगा कि तो अगर हिंदी इंग्लिश भी पास नहीं हुआ तो आगे वाला पेपर हमारा फिर नहीं, चेक ही वो नहीं बात होगा। आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पहले अपना वाला पक्का कर लेना। हिंदी इंग्लिश पासिंग मार्क्स तक तो अगर आपका सही सलामत कुछ प्रिपरेशन होगी तो खिंच जाएगा, वो तो मैं मानता हूँ जी आपकी सर। बात। तो आप मेरी सलाह में एक काम ये करिएगा कि कोई पीसीएस का सिंपल सैंपल पेपर जो होता हो पुराना लीजिएगा, नए वाले पे ना लीजिएगा, पुराना कोई पड़ा हो किसी दुकान उकान से ले लीजिए, तो उससे आपका बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड से कर ली तैयारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा। ठीक है, या फिर आपने कभी प्रिपरेशन की हो, वैसे बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन पीसीएस की रखी होगी तो किताबें सर पढ़ी होंगी। जैसे अभी रिसेंटली सीटेट यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन की थी तो हाँ तो सीडीपी वो वगैरह बस बस थोड़ी बस सही है तो हाँ वो तो सही रहेगी। वो आपके पास हाँ होगा होगा, ठीक है, उससे भी जी सहूलियत मिल जाएगी आपको, उससे भी मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सुमित भाई नमस्कार सर। देखो इधर तो पटाखे बहुत छूट रहे हैं आज ये है ना गन्ने वाले सर त्योहार। इसका लेवल जो होता है वो पीजीटी से कम होता है ना, मतलब यूपी पीजीटी से कम होता है ना। नवोदय का, हाँ यस यूपी सर। पीजीटी से आज की डेट में तो कम ही बोलूंगा, पुरानी डेट में तो ज्यादा था, आज की डेट में तो कम हो गया है। मतलब इसका पेपर का सर लेवल इतना पहले तो बढ़िया हुआ है। सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब अगर लास्ट टाइम के पेपर्स देख रहे हैं तो मॉसबेयर वगैरह सब दी हुई है और सब हम्म कट हम्म, गया आपकी बार तो। ये चीज है। तो मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें नवोदय का पेपर जो आएगा वो केवल एनसीईआरटी को कंसेप्ट मान के बनाते हैं और एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, बाकी क्वेश्चन की ट्विस्टिंग तो पूरी करेंगे वो, लेकिन फोकस एनसीईआरटी को करके बनाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पेपर सेटिंग होगी वो बहुत मस्त होगी, इसमें कुछ फॉरवर्ड नहीं, क्वेश्चन खूब मिलेंगे आपको, जो आपने अभी तक रिवाइज किया है इसे रिवाइज कर डालिए। और अभी मैं लगातार 10-12 मतलब हार्डली 12 तारीख से लगातार कंटिन्यू टेस्ट रखूंगा, कम से कम 15 टेस्ट कर दूंगा नवंबर तक के अंदर अंदर, 15 से 16, जिनके अंदर 15-16 टेस्ट में आपका नवोदय तो डेफिनेटली 100% सभी क्वेश्चन छपने तय है, छपने तय सर है। चैप्टर वाइज ठीक है, लीजिएगा प्लीज। हाँ वो मैंने बता दिया आपको कि जैसे जी चैप्टर जी। वाइज चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिकल बॉन्डिंग रोज 50-100 रोज रखेंगे, और उसके बाद लास्ट में कम से कम 3-4 टेस्ट 100 क्वेश्चन के कर देंगे, 100 क्वेश्चन के कर सर देंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। हाँ क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं यार। ठीक है, लेकिन ठीक पहले है। हम 10-12 तक पहले ये सब एस और पी ब्लॉक समेट दें, क्योंकि कारण ये कि जी सर। ये ब्रेकिंग में दिक्कत करेगा, ब्रेकिंग में दिक्कत जी करेगा, इसलिए। और जी जी सर। जी। जी सर। चलिए देखिए, अब जरा शांत रहिए, सुनिए। हमने हेडिंग डाल रखा था कंपाउंड्स पढ़ने, जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट का पहले नेचर पढ़ लेंगे। और कंपाउंड में भाई क्या होता है कि जैसे एनएच की प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, है ना, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। इसमें क्या करूंगा कि मैं आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूंगा, उससे आप एनएच की प्रिपरेशन और ये सब वो उनमें मैं जो मैं बताऊंगा वही उसमें छपा होगा, बहुत बड़ी इसमें ना तो कोई ट्रिक अप्लाई होती है, लेकिन हाँ जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं आपको देता चलूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑक्साइड से बात करता हूँ। अब आप माइक अपने अपने ऑफ कर लीजिए, सबको माइक अपने अपने ऑफ कर लीजिए प्लीज। आज एक्चुअली में एक वो गन्ने वाला त्योहार होता है, तो उसकी वजह से शोर थोड़ा रहेगा यार। इलाहाबाद के अंदर धूमधाम से दीपावली की तरह मनाया जाता है, जो लोग यहाँ के रहने वाले होंगे जान रहे होंगे। सर अयोध्या में तो परिक्रमा होता है, आज कम से कम 40-45 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं परिक्रमा करने के लिए। हाँ होगी होगी, मान रहे हैं आपकी बात। ये पटाखे वटाखे का शोर रहेगा है। देखो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। अब ऑक्साइड में सिंपल सिंपल जो पॉइंट वाइज है, मैं आपको पॉइंट वाइज चलूंगा और आप सुनते रहिए। देखिए ऑक्साइड जितने भी अल्कली मेटल है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जितने भी ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल एल्कली मेटल, ऑल एल्कली मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्साइड अभी बोलिएगा नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। नॉर्मल ऑक्साइड हैविंग जनरल फार्मूला M2O। लेकिन जो अब अगर मैं एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने अपना दिमाग लगाया होगा शुरुआत में, तो ये भी मैंने आपको बताया होगा कि जो सोडियम है, सोडियम ये आपको परऑक्साइड फॉर्म में दिखा होगा, परऑक्साइड फॉर्म में दिखा होगा। और इसके बाद आपको पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, ये अधिकतर आपको जो दिखे होंगे वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में दिखे होंगे, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में दिखे होंगे। लेकिन कॉमनली ये इसलिए भाई बनाया तो केवल एक ही नहीं, लिथियम नहीं बनाया, बाकी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन एक वर्ड बोला जाता है कि ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, तो इसमें केवल लिथियम, इसलिए मैंने बोला कि ये जो ज्यादातर मैक्सिमम कंडीशन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की और परऑक्साइड, सुपर सर ऑक्साइड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं होगा, मैम रिफ्रेश कीजिए इसको, हो रहा है हो सर। जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं, इनका नेचर यानी ऑक्साइड जितने भी होंगे वो ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा, ये बात भी प्रूफ करनी पड़ेगी। और इसको प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा हम लोगों के पास मेथड होता है कि हम इसे पानी में डिजोल्व करें, और जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड का नेचर बेसिक होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग इनका मतलब अगर देखें कि ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर घटेगा बढ़ेगा किधर, तो हमें जानकारी में ये है कि हम लोग यहाँ Li2O ले लेंगे, सुमित यहाँ पर Na2O ले लेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि ऑक्साइड ये नहीं बनाता, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पर ऑक्साइड की रहती है, इसलिए इन्हें मत कह देना कि सर ये आपने ये बात बोली थी। यहाँ पर K2O हो गया, यहाँ पर Rb2O हो गया, यहाँ पर CS2O हो गया। तो इनकी जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये ऑर्डर बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर है ऑक्साइड का। और रीजन अगर आप पूछना चाहेंगे कि सर रीजन बताइए, तो रीजन में साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक करैक्टर, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इनका आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। और आयनिक करैक्टर तो यहाँ रीजन भी डाले दे रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीज ऐसे लिखे दे रहा हूँ, इंक्रीज इन आयोनिक करैक्टर, यानी कि इनके आयनिक करैक्टर के बढ़ने की वजह से ही ये बेसिक करैक्टर अपना ज्यादा शो करता है ऊपर से नीचे। और दूसरी चीज आपको और बता दें, सीजियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, लिखे भी दे रहा हूँ, सीजियम ऑक्साइड SCS2O, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बोला एक्सेप्ट दिस, ध्यान रखिए, इस पे मैं एक्सेप्ट लिखे दे रहा हूँ, याद रहेगा अब आपको आगे के लिए। इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड हैं वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर रखते हैं, जबकि ये वाला एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर नहीं रखता है, ये एंटी कैडमियम क्लोराइड लेयर का स्ट्रक्चर रखता है। तो ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट दिस ऑल हैव एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर रखते हैं, एक बात ये याद रखिएगा। और दूसरी बात पूछा जाए ये फिर किसका स्ट्रक्चर रखता है, तो इसको आप CS2O को आप बोल सकते हैं ये CdCl2 लेयर का स्ट्रक्चर रखता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बड़ा अजीब बात है। तो ध्यान रखना CdCl2 का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है उसी को ये फॉलो करता है। और CdCl2 का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है जैसे मतलब एंटी लेयर भी बोलते हैं, इसे लेयर ना बोल करके हम लोग इसे एंटी बोले, एक वर्ड एंटी और लगा लें, इसके एंटी CdCl लेयर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो आपको कैडमियम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है, और ये ऐसा रहता है जैसे हेक्सागन टाइप के जब बनते हैं तो उसी, जैसे आपने कभी बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा हो तो उससे कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, बात करेंगे आपसे वहीं पर। लेकिन तब तक आप याद रखिएगा एंटी CdCl लेयर के स्ट्रक्चर ये बनाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें ऑक्साइड्स की एल्कली मेटल की हो गई, ऐसे सुनते रहिएगा, जहां पर लगेगी दिक्कत मैं आपसे खुद ही बात कर लूंगा। इसके बाद हम लोग एक लाइन से चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग हाइड्राइड्स पे चल लेते हैं। हाइड्राइड्स में जब हम लोग पहुंचेंगे तो एल्कली मेटल के हाइड्राइड में आपको सब पढ़ा चुका हूँ, आयनिक वायनिक सब होते हैं वो बता चुका हूँ। लेकिन ये हाइड्राइड बड़ा अजीब बात है कि हाइड्राइड है, H पॉजिटिव तो निकलना नहीं, H नेगेटिव निकलना है, तो मतलब ये बेसिक नेचर में होंगे। एक खास बात ये हो जाती है कि हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, और बेसिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर LiH हो जाता है, यहाँ पर NaH हो जाता है, यहाँ पर आपका KH हो जाता है, फिर आपका क्या बचा RbH हो जाता है, फिर आपका CSH हो जाता है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक करैक्टर। वही रीजन यहाँ पर भी वही आयनिक करैक्टर बढ़ने की वजह से है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर हो गया, बेसिक करैक्टर
और क्यों रीजन है? रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक करेक्टर, इंक्रीज इन आयनिक करेक्टर, ये आयनिक करेक्टर के बढ़ने की वजह से हो जाता है ऐसा। एक बात, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका उल्टा याद रख लेना, थर्मल सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो LiH होता है, तो ऑर्डर उल्टा कर देना। तो मतलब अगर हम बोले तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऐसे बना दो, मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, ये ऐसे बना दो। लेकिन अब मैं बात करता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी की, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड, हाथ भी कांप जाता है मेरा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की होती है, कैसे होती है? ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल LiH होता है। सुमित, LiH सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल आपको क्यों लगता है, क्यों है ये सर साइज छोटा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर साइज रहेगी, स्मॉल साइज सर। ठीक है, साइज का मतलब वो आपने समझ गया मैं। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने का मतलब ये हुआ कि ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी लिख दिया। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जितना इजी वे में तोड़ लेंगे वो कम स्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल इसलिए कि जो कैटायन है उसका साइज बहुत छोटा है, तो साइज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द Li पॉजिटिव एंड H नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज थर्मली मोर स्टेबल, ये माना जाता है। अगर हम इनके हाइड्राइड जितने भी हैं इनका ये भी जानना चाहें कि भैया अगर ये पानी से के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या कर सकते हैं, तो मैं एक बार यहाँ पर MH कॉमन ले लेता हूँ। ये मेटल कोई भी हाइड्राइड बना लीजिए आप, चाहे जो लेना चाहें, ये वाटर से ट्रीटमेंट दे दीजिए तो ये बेस बना लेता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अच्छा सुमित, कल आप सही कह रहे थे कि जो हाइड्रोजन एटम होता है दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये हाइड्रोजन है ये एक्चुअली में जो तुरंत बना हुआ हाइड्रोजन होता है, ये एट ए टाइम तो रिएक्शन करता है, ये किसी सेकंड के लिए रहता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये ऑटोमेटिक वही कंज्यूम हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट जो बना रहता है, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी मेंटेन रहती है, इसकी रिएक्टिविटी कंज्यूम हो जाती है एट ए टाइम पर। तो अगर मैं देखना चाहूँ हाइड्रोजन एटम को कंपेयर करना चाहूँ तो इसके और इसके कंपैरिजन में टाइम की वजह से ये एक सेकंड या किसी मतलब सेकंड के हिस्से में बनता, तुरंत कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू इसे पैदा करते हैं। तो ये एट ए टाइम तो रिएक्टिव रहता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी रिएक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कंबाइन कर जाएगा तुरंत ही, बनाई इसीलिए रहे कि तुरंत कंबाइन कर जाए, रुके ही नहीं एक भी सेकंड। जबकि हाइड्रोजन एटम जो होता है इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो ये कंबाइन जब हम कराएंगे तभी करेगा और ये तुरंत कर जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ये दोनों में एट ए टाइम डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में डिफरेंस था कल जो हम आपसे बात कर रहे थे। सर एनर्जी के बेस पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? देखिए क्या एनर्जी के बेस पर डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं भाई, क्या होता है किसी की रिएक्टिविटी हम तब मानते हैं कि भाई ज्यादा रिएक्टिव है कि वो हमें उसकी रिएक्टिविटी चाहे अभी 1 सेकंड में देखें चाहे 2 सेकंड बाद देखें, उसकी रिएक्टिविटी उस समय भी वही रहनी चाहिए और इस समय भी यही रहनी चाहिए, 1 सेकंड पे भी वही रहनी चाहिए, 2 सेकंड, तभी वो रिएक्टिव माना जाएगा। और अगर समय के साथ उसकी रिएक्टिविटी कंज्यूम हो गई तो अब जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, it produces nascent hydrogen, this nascent hydrogen combines with the other compound, जैसे कि मान लो मैंने LrCl लिया था, इसका LiAlH4 से रिडक्शन करा दिया तो ये हमें मिला ही नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हमें मिल ही नहीं पाया, वो तो ऑलरेडी स्टेबलाइज डीएक्टिवेट हो गया कंबाइन करने के बाद और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला गया। दैट्स व्हाई इट्स रिएक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, इसीलिए इसको लेस बोला जाता है। ये रुकता ही नहीं है, होता ही नहीं है, मतलब बना और कंज्यूम हुआ तुरंत, अपने आप को स्टेबल कर लिया इसने रिएक्टिविटी डाउन करके। तो ये इसी वजह से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसके रिएक्शन के थ्रू इसको कंपेयर कर रहे हैं। ना सब कोई कह रहे हैं वो। चलिए माइक ऑफ करिएगा, माइक ऑफ करिएगा, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। मनीष जी, ये मनीष जी माइक ऑफ करिए प्लीज।
ये MH लिया, ये वाटर लिया मैंने और इसको ट्रीटमेंट दिया, तो ये बेसिक करेक्टर हो गया और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अगर मैं इसी बात को प्रूव करना चाहूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने MH लिया और इसको मैं अमोनिया से इस बार ट्रीट करा दूं, तो यार बड़ा अजीब बात है, ये MnH2 बना देता है और फिर भी यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो क्या हम यहाँ से समझना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ से ये समझना चाह रहे हैं कि हाइड्राइड जो होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन, फिर वही बात आ गई, इसीलिए मैंने वो टर्म छेड़ा था अभी, जो हाइड्राइड्स मतलब जो होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाते हैं। और एक्टिव हाइड्रोजन आपको कौन कौन मिलेगा, देखो ध्यान से। एक्टिव हाइड्रोजन जैसे ये तो M हो गया पॉजिटिव और ये हो गया H नेगेटिव। अगर वाटर को तोड़ा होता तो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। सुमित देखो कुछ दिखाई दिया होगा आपको यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं M पॉजिटिव और H नेगेटिव ले लेता हूँ और अमोनिया को तोड़ देता हूँ तो NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ बोला जाता है कि हाइड्राइड जो होते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। और एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलेगा ये पूछा जा सकता है। कहाँ मिल सकता है? एक्टिव हाइड्रोजन आपको वाटर से मिल सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन आपको अल्कोहल से मिल सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन आपको अमोनिया से मिल सकता है, क्या एक्टिव हाइड्रोजन C2H2 से मिल सकता है, क्या एक्टिव हाइड्रोजन इनसे मिल सकता है? इनमें से कोई मैंने गलत लिखा है, इनमें से कहीं मैंने कुछ गलत लिखा है, कौन सा गलत है बताओ? सर लास्ट वाला गलत है सर। नहीं सर, C2H6 ये सर दोनों है सर, हाँ, ये C2H4 वाले C2H6 दोनों। यस, ये दोनों मैंने रॉन्ग लिखे हैं। ये एक्टिव हाइड्रोजन पैदा नहीं करते हैं, जबकि ये एक्टिव हाइड्रोजन ऊपर वाले सब पैदा करते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो आगे पीछे प्लस माइनस करके। जैसे फिनॉल में देखोगे तो वहां भी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी आपको, तो इस तरीके से देख सकते हो। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज फिर रिपीट करता हूँ कि एल्कली मेटल जितने भी होते हैं, एल्कली मेटल जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना बोल करके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बोलें, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में बेटर एग्जांपल आपके सामने वही है, LiAlH4 होता है, कल भी बोला था मैंने, और NaBH4 होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना बोल करके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इनके लिए एक बेटर वर्ड माना जाता है। और दूसरी बात ये भी होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं दोनों। अभी भी बोला मैंने, समझाया तभी थोड़ा आपको, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, यानी कि आपको एक चीज और बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी धोखा हो जाए किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लें, LiAlH4 जो होता है ना, इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन बनाने में और ये हमारी आर्मी करती है। क्योंकि जो हाइड्रोजन ये बनी, जो हाइड्रोजन बनी ये वाटर से, मतलब सिंपली है कि वाटर से रिएक्शन कर जाएगी और आपको जितना मतलब हाइड्रोजन कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, है ना, मतलब हाई लेवल तक इसको हाइड्रोजन को पहुंचाया जा सकता है, ये मान सकते हैं। परसेंटेज इसकी हाइड्रोजन की बढ़ाई जा सकती है। तो इसीलिए ये हम लोग LiAlH4 का यूज कर सकते हैं, मिलिट्री यानी कि आर्मी पर्पज में इसका यूज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मतलब अगर पर्पस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इसका मतलब हम लोगों की जो इसकी हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, हीट प्रोडक्शन है, वो उसकी वजह से प्लस हाइड्रोजन पैदा होगी, वो वाटर से रिएक्शन कराएं, वाटर से रिएक्शन करा के हम लोग परसेंटेज हाइड्रोजन की बढ़ा सकते हैं, जिससे एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। बाकी और भी यूज तो बाकी मैकेनिकल मतलब जो आर्मी वाले यूज हैं वो तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसका यूज होता है, ये पर्टिकुलर है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्साइड की बात करूं, मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो हाइड्रोक्साइड पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बनेगी। हाइड्रोक्साइड में बेसिक नेचर आपको पता ही, हाइड्रोक्साइड कौन कौन से होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ यार, अगर मैं बात करूं तो NH4OH भी एक हाइड्रोक्साइड है, ये NH4OH भी एक हाइड्रोक्साइड है, जबकि हाइड्रोक्साइड एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल्स की जो डेफिनेशन दी जाती है, दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस, वो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। तो क्या ये वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है? क्या ये वाटर सॉल्युबल बेस नहीं है? वाटर सॉल्युबल बेस, ये वाटर सॉल्युबल बेस है, दिस इज वाटर सॉल्युबल बेस, इसको हम लोग वाटर सॉल्युबल बेस बोलते हैं। जबकि एल्कली मैटर भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, जैसे कि LiOH बनता है, इसके बाद NaOH बनता है, इसके बाद KOH बनता है, KOH के बाद क्या बनेगा? RbOH बनता है,
उसी तरीके से CSOH बनता है, ये कंपाउंड बना सकते हैं। इनका अगर हम बेसिक करेक्टर देखें तो सिंपल सी बात है, कल भी आप लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है ना। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज लिख देता हूँ यहाँ पर, बेसिक संजीव जी हैं आज। बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज में चलता है, यहाँ इंक्रीजेज लिखे दे रहा हूँ। इस तरीके से पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात ये रीजन वही फिर आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन द ग्रुप इसलिए बढ़ा क्योंकि सिंपल सी बात है कि कैटायन का साइज बढ़ेगा, फिर आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, इजी आयंस में टूट जाएगा। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर लेता हूँ कि भैया ये घुलेगा कौन, तो ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सुमित बताओ जल्दी से। ऑल द हाइड्रोक्साइड और सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये पक्का है, लेकिन सॉल्युबिलिटी सर बढ़ती जाएगी सर। तो यहीं इसी पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसी पे लिख देता हूँ। सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इसी एरो के नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ, दोनों एक ही एरो पे काम चलाए दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन LiOH जो होता है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है या नहीं होता, इतना बोलना है आपको। हाँ, LiOH जो होता है, अगर मैं इसे हीट कर दूं, अगर मैं इसे हीट करना चाहूँ LiOH को, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हीट हो जाएगा और Li2O बनाए और वाटर बनाए, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। तो मतलब ये थर्मली स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, ये कम हुआ? सर कम होगा सर, थर्मली स्टेबल सर, थर्मली स्टेबल जी बिल्कुल। सही सही है। LiOH सर की डाउन बात द हो रही ग्रुप जाने पर सर बढ़ती जाती है थर्मल स्टेबिलिटी सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। LiOH अब ऐसे ही आपको याद भी आते जाएंगे, आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा, जिससे कि आप भाई जब डिस्कशन करते हैं तो तब जो चीज याद होती है वो ज्यादा लंबे समय तक मेमोरी में रुकी रहती है। तो ये हमने बना दिया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, किसका बनाया हुआ है ये, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना। यहीं लिख देता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का। अब ऐसे ही कंफ्यूज कर जाओगे आप, क्यों कर जाओगे, मैं कंफ्यूज आपको करा दे रहा हूँ। देखो ये देखो, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की आई तो यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है। पेपर जब में आएगा तो पता लगा दिमाग में घूम गया तो ये गड़बड़ा जाएगा तुरंत। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोक्साइड की बात आएगी तो यहाँ पर आप ये अपने माइंड सेटअप में रख लेना कि जो सीजियम है, सीजियम और OH के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयनिक करेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग होने की वजह से इसको थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इनके बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी हो जाती है, जिससे इनको ब्रेक करना इजी बन जा, मतलब इजी नहीं होता है। इसी वजह से ये थर्मली ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। जबकि LiOH जो होता है वो अगर हम तोड़ना चाहें तो पॉसिबिलिटी हो जाती है। और इसके लिए अगर हम ऐसे भी बोलना चाहें, कैसे आप कैसे बोलेंगे जरा बताओ, फिर मैं बताऊं मैं कैसे बोलता हूँ। कैसे बताओगे कि ये कम स्टेबल है? सर जैसे हम लोग इसमें सर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए सर बाइनरी और सर पॉलीएटॉमिक सर ले लेते हैं सर। एक तो सर जैसे जो लिथियम हाइड्राइड था तो सर हम लोग इस पे बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सर बाइनरी वाला केवल सर चार्ज से हम लोग डिसाइड कर, वो साइज से डिसाइड कर लेते हैं सर। ठीक। और सर जो पॉलीएटॉमिक वाला है सर, ये पोलराइजेशन से हम लोग देखते हैं सर। देखिए इसमें जो आप सही बोल रहे हैं, आप जो पोलराइजेशन वाला वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कंपेयर टू हम लोग साइज की बात करें यहाँ पर। तो जो पोलराइजेशन में अगर हम ये बात कहें कि आयनिक करेक्टर घटेगा बढ़ेगा, तो आप ये जानते ही हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड, दूसरे के कंपैरिजन में। इसीलिए और कोई भी चीज तोड़ना है तो उनके बीच को फोर्स को तोड़ना ही पड़ेगा सुमित। अगर किसी चीज को ब्रेक करना है तो बेटर तरीका यही मानते हैं कि उनके बीच के फोर्स को तोड़ना है। और जब फोर्स टूटेगा तभी वो थर्मली, जैसे कि अगर आप चले जाओ हैलोजन में, तो हैलोजन में HF लिखा मैंने, HCl लिखा, HBr लिखा, HI लिखा। तो अगर जब मैं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा डिस्टेंस बढ़ी, जब डिस्टेंस बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो इसका मतलब है कि थर्मली स्टेबल ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। जो थर्मली स्टेबल ज्यादा हो जाएगा वो H जल्दी नहीं देगा, जो H जल्दी नहीं देगा मतलब वो अच्छा एसिड नहीं होगा। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती कहीं ना कहीं। तो HI तो बहुत अच्छा एसिड माना जाता है क्योंकि ये H जल्दी दे देता है, इनके बीच का बॉन्ड आसानी से हम लोग तोड़ पाते हैं। यही बात तो आपने पढ़ी होगी, यही बात आपने पढ़ी होगी। तो
इन चीजों का हर जगह हर फैक्टर अपने तरीके से काम करता है, और वो फैक्टर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो आयन कौन सा है। पता लगा आप वहां OH पे लगा रहे हैं तो अलग जा रहा है, यहाँ H आ रहा है तो ये अलग कंसेप्ट चल रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में अपने रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसके लिए आपको मैं एक सलाह दूंगा सभी को, सब लोग क्या करिएगा, ये मेरे वाले नोट्स से अपने हैंड रिटन नोट्स इनकी की पॉइंट बनाइएगा। एक थोड़े से 10-20 पन्ने ले लीजिए A4 साइज पेपर के, और जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वाले हैं इनमें कुछ प्लस आपको करना हो तो आप अपने हिसाब से इनके की पॉइंट आप 10-5 पन्नों में जब बना लोगे तो एग्जाम टाइम पर रिवीजन के वक्त आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। जबकि दूसरे की राइटिंग की बहुत जल्दी याद नहीं होता, अपनी राइटिंग बहुत जल्दी याद होती है, ये सब जानते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, एक्सक्यूज मी सर, जितने, जी भैया बोले सर प्रीवियस पेज दिखाना सर। इसमें जैसे जो सीजियम का साइज तो ज्यादा होगा, लिथियम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो नहीं, मैंने अभी बोला कि साइज यहाँ पर साइज ना साइज यहाँ पर कंपेयर ना करिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करिए। भाई अगर साइज आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर जल्दी आ जाएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा हो जाएगा उसके बीच में, उससे कंपेयर करिए आप, नहीं तो गलत कर देंगे। यहाँ देखिए सर, यहाँ मैंने NaCl बना लिया और यहाँ मैंने वाटर बना लिया। तो माइक प्लीज ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए प्लीज। देखिए यहाँ पर NaCl, अब जितने भी बेस होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, पुरानी बातें हो गई। अब इसमें चाहे आप कोई भी रिएक्शन लिखना चाहे लिख सकते हो। जितने भी बेस होते हैं जैसे कि मान लीजिए MOH लेके मैं NaOH ले लेता हूँ, कॉमन हो जाएगा। जैसे NaOH ले लिया मैंने, और NaOH के साथ में मैं रिएक्शन CO2 के करा दूं तो मुझे नहीं पता क्या बनता है, आपको पता है कि Na2CO3 बनता होगा, वाटर निकलता होगा, ठीक है। Na2CO3 निकला और साथ में वाटर निकल गया, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। LiOH का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बताना मत किसी को, आपको पता है ये बात। बताओ क्या है LiOH का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये बेटर जो होता है, बेटर CO2 एब्जॉर्बर माना जाता है, CO2 एब्जॉर्बर माना जाता है एज कंपेयर टू KOH, एब्जॉर्बर एज कंपेयर टू KOH माना जाता है। लेकिन किताबों में अधिकतर KOH को यूज करवा देते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, LiOH इज बेटर CO2 एब्जॉर्बर माना जाता है, और इसी वजह से ये एस्ट्रोनॉट के थ्रू यूज किया जाता है, इसी वजह से इसको एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स। इस बात का ध्यान रखना, आप कहीं क्वेश्चन धोखे से बन जाए, एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं अमोनियम सॉल्ट के थ्रू। जैसे कि NaOH ले लो आप, NaOH को आप डिकम्पोज करा दो NH4Cl के साथ में, करा लीजिएगा, NaCl बना लेना, अमोनिया निकाल देना, वाटर निकाल देना, कर लोगे ना। NaCl बना दिया आपने, अमोनिया निकाल दिया और साथ में वाटर निकाल दिया। अब इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी ये भी हो सकती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके काउंटर आयन से रिएक्शन करके उसको पूरा ब्रेक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर चाहो तो रिएक्शन में लिख दूं, जैसे एक मुझे ये याद है कि 6 NaOH ले लीजिए आप, और साथ में 2 ले लीजिए, यहाँ पर कोबाल्ट का कंपाउंड ले लो, CONH3 का होल 6 ले लीजिए आप, और बैलेंस पूरी हो गई। यहाँ Cl के 3 बाहर ले लीजिए, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 NaCl आप निकाल दीजिए, यहाँ पर 6 NaCl आप रिलीज करा दीजिए, 3 6 दूनी 12 अमोनिया निकालिए आप, 12 अमोनिया निकाल दीजिए, और हाइड्रोजन कितने बचे, 12 अमोनिया निकल गई, हाइड्रोजन यहाँ बचे, बैलेंसिंग करिए भैया जल्दी से। एक तो कोबाल्ट बचा, कोबाल्ट के 2 बचे, O3 निकाल दो, एक तो CO2O3 निकाल दो, कोबाल्ट का ट्राईऑक्साइड बना लो और 3 हाइड्रोजन जाने दो। चलिए हो गई बैलेंस, देख लीजिएगा बैलेंसिंग, कहीं कोई दिक्कत करे तो देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनके जितने भी परऑक्साइड होते हैं वो नेचर क्या शो करते हैं। इनको आप अपने ढंग से छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में कॉपी पे लिखिएगा, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। जितने भी परऑक्साइड होते हैं, अगर मैं परऑक्साइड की बात करूं तो सबसे कम यही होता है, इसके बाद Na2O2 होता है, इसके बाद K2O2 होता है। परऑक्साइड ये सब बनाते हैं, लेकिन बेटर परऑक्साइड केवल यही बनाता है। Rb2O2 होता है, उसके बाद CS2O2 होता है। ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड लिखा है, इंक्रीज कर रही है यहाँ पर। थर्मल
थर्मल स्टेबिलिटी, बलप्रीत थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है ये इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे आने पर। अब ये क्यों होगा? मेटल आयन का साइज बढ़, लेकिन ये ऑक्साइड है, ये बात ध्यान रखना, ये ऑक्साइड है, मेटल आयन का साइज बढ़ेगा, और जब मेटल आयन का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब होती है कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी का मतलब इन्हें तोड़ने के लिए फिर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, एज दे अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सुपर ऑक्साइड की बात सुन, हाँ बोलिए बोलते रहिए। इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हाँ, पोलराइजेबिलिटी वाला। उसका कारण ये है कि दोनों में वही कंडीशन है, चाहे ऑक्साइड लो चाहे हाइड्रोक्साइड लो, दोनों के बीच में चार्ज ही चलेगा। सर एक मिनट, अगर हम ये कहें कि पोलराइजेबिलिटी मतलब चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है, तो अगर साइज बढ़ा तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नहीं, एक्चुअली में जो आप पोलराइजेबिलिटी पे जा रहे हैं, आप उस पोलर कैरेक्टर की मतलब उस पोलर कैरेक्टर की बात ना करके आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जितना कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही ज्यादा पोल। तो ये तो कंसेप्ट जब लगाएंगे तभी तो कोवेलेंट तो आपको फिर यहाँ दिखेगा ना, कोवेलेंट यहाँ कहाँ दिखेगा? हाँ जी सर। हाँ, तो कोवेलेंट जब यहाँ दिखेगा तो ऑटोमेटिकली ये बात सही हो जाएगी। अगर आप हाँ, तो ऐसे ये लगे, वही कॉन्सेप्ट सही, वही मैं बोल रही हूँ कि साइज अगर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ठीक है, वो तो बात आ जा रही, वही मैं बोल रहा हूँ कि आयनिक उधर ज्यादा जा रहा है करेक्टर, ठीक है, कोई नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सुपर ऑक्साइड की अगर मैं सर बात कर लेता हूँ तो सुपर ऑक्साइड में आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऑर्डर की मेन बात है कि ऑर्डर कैसा होता है, जैसा ऑर्डर पीछे था वैसे ही ऑर्डर यहाँ पर भी रहेगा। LiO2 सबसे कम बनाएगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ही सबसे ज्यादा इसमें कंसीडर कर रहा हूँ। NaO2 थोड़ा उससे ज्यादा रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी, KO2 उससे ज्यादा हो जाएगा। इनमें सब में वही ऑर्डर है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं, इसलिए सिंपल चुप्पे से याद कर लेना कि ये सब इंक्रीज कर रहे हैं। देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, पीछे पलटिए ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी में अभी आपकी कोई दिक्कत नहीं आई, बस केवल यहाँ पे थी, ये उल्टा चला था, केवल हाइड्राइड का उल्टा चला है, बाकी सबका सीधा ही चल रहा है। तो अब आपको, अगर समझदार इंसान हो गए आप, तो अपने कान में धीरे से फूंक लोगे कि हाइड्राइड उल्टा है बाकी सब सीधे हैं, तो अब आपको याद हो जाएगा कि नहीं, बाकी गलती नहीं होगी, गलती होने के चांस घट जाएंगे, नहीं तो क्या होगी, लेकिन हाँ चांस जरूर घटा देंगे आपको, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसमें भी मतलब मेन जो पेपर कहता है, वो पेपर ये कहता है कि जैसे ये ऑर्डर लिख के आ गया पेपर में, तो उस समय इंसान बहुत कंफ्यूज कर जाता है कि Li2O दे दिया, एक ऑर्डर बीच में एक एरो सीधा कर दिया, इसमें एक एरो पता लगा यहाँ उल्टा कर दिया, कहीं इक्वल लगा दिया, तो उस समय फिर इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि वो लगने लगता है कि यार नीचे वाला सही है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, ये कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मैं इसके लिए आपको सलाह यही दूंगा कि आप याद करने के तरीके थोड़े बदल लीजिए अपने। जैसे कि मैंने क्या काम किया, मन में रखा कि भैया मुझे हाइड्राइड के पढ़ाने हैं सीधे और बाकी सबके उल्टे पढ़ा देने, मतलब इसका सीधा मुंह रखना है, बाकी सबके मुंह उल्टे कर देने, ये मैंने सोच लिया। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो ऑटोमेटिक मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कर ही लूंगा, वो तो बात अलग हो गई। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा हिंट रखोगे तो ज्यादा कवरेज कर लोगे याद करने का, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है सर, जैसे हाईलाइट पे चलूं, सुमित यार सही बोल रहा हूँ, कुछ हाँ हूँ कर दिया करो, जिससे मुझे भी लगे कि नहीं जग रहा हूँ। जी सर बिल्कुल सही सर। अगर एक्सेप्ट मैं हाइलाइट की बात करूं, एक्सेप्ट किसकी, एक्सेप्ट लिथियम हाइलाइट की बात करूं, भैया एक ही उस पर एक्सेप्शन चल रहा है अभी तक जो मैंने पढ़ा, हर जगह लिथियम फिट हो जाता है, और वो उसमें फजान रूल एक फिट हो जाते हैं आके, सबसे अच्छा तरीका है। किसी बच्चे से पूछो कि एलआई पे कौन सा रूल लगेगा, अंधा भी बता देगा फजान रूल लगेगा, अंधा तो बता ही देगा क्योंकि मुंह से बोलेगा, आंखों से तो बोलेगा नहीं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं हैलाइड की बात करूं तो सिंपल सा ऐसे बोलूं, LiX ले लेता हूं, इसके बाद NaX ले लेता हूं, इसके बाद KX ले लेता हूं, इसके बाद आपका क्या आएगा भैया, RbX आएगा, और इसके बाद आ जाएगा CSX। ये मैंने हैलाइड ले लिया। इनका आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बताओ ये मैं सही बोल रहा हूँ बलप्रीत, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ, अभी आप ही ने मुझे बताई। सही है सर, सही है। अच्छा चलिए, आयनिक चरित्र इसका बढ़ा दीजिए, आयनिक चरित्र बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बड़ा अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए, सपोज कर लो
कि यहाँ पर मैंने मेटल के साथ में F ले लिया, ठीक है, एल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ, ये F ले लिया, यहाँ पर X कॉमन चल रहा है, यहाँ पर X कॉमन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर X में बदल रहा हूँ, यहाँ पर MCl हो गया, यहाँ पर MBr हो गया, यहाँ पर Mi हो गया, और वहाँ M चली गई हो गया, जो भी है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आयनिक करेक्टर क्या करूँ मैं, कहाँ दिखाऊं, क्या लिख दूं नीचे? डिक्रीज हो गया, आयनिक रेसिप्रोकेट हो करेक्टर जाए। डिक्रीज कर देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर है आयनिक करेक्टर का। रीजन आपको साफ दिख रहा होगा, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी ये एल्कली मेटल हैलाइड है, इनकी अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखता हूँ, तो वो यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है, ऐसे बोलूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी स्टेबिलिटी आप यहाँ नोट करके लिखे भी दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स, एल्कली मेटल हैलाइड्स जो होती है, हैलाइड्स किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन किस पे लिखूं मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। हाँ रे यार, वो तो यार सिंपल सी बात है, वैल्यूज होती हैं, डिपेंड करेगी। अच्छा एक चीज और बे आओ कि अगर मैं एल्कली मेटल की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, तो देखो ये बताओ, MF ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू MCl, एज कंपेयर टू MBr, एज कंपेयर टू Mi। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फ्लोराइड, जो फ्लोराइड किसी मेटल का है मोस्ट स्टेबल होता है आयोडाइड के कंपैरिजन में। रीजन आपको शायद पहचान चुके होंगे, बताओ जल्दी से, रमेश बोलो जल्दी। तो पार्टी जी सर, बोलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। आलोक बताओ, आलोक बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी और कुछ बताना चाहे बताएं। सर आयनिक करेक्टर सर ज्यादा होगा सर, आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक। सर इसका बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एंथैल्पी लगेगी। बस हो गया, डन, ठीक है, ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है तो सर ओवरऑल भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। है भाई ओवरऑल। ठीक है। अब अगर आगे मैं बात कर लेता हूँ कि स्टेबिलिटी में, जैसे सपोज कर लेता हूँ फ्लोराइड को छोड़ दो, अगर फ्लोराइड को छोड़ देता हूँ तो फिर ऑर्डर जो चल रहा था वो पीछे मैं लिख चुका हूँ, उल्टा हो जाएगा। जैसे ये वाला ऑर्डर, ये वाला चलेगा, फिर ये वाला इंक्रीज करेगा। बाकी फ्लोराइड के केस में कर दोगे तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, फजान रूल को जरूर ध्यान रखना। जब भी Li की बात करना तो Li के बाद में आप फजान रूल को जरूर पढ़िएगा। फजान तो रूल जरूर, Li जब आए तो फजान रूल याद कर लेना, गलती आपसे कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अच्छा अब अगर मान लीजिए आप चले जाइए लिथियम का केस में, चलो लिथियम के केस में चलो, तो लिथियम फ्लोराइड, मतलब फिर तो मैं मेटल लिखा है लिख सकता हूँ, लिथियम फ्लोराइड कर दो, आगे बोलो Na फ्लोराइड कर दो, और उसके बाद बोलो K फ्लोराइड कर दो, फिर उसके बाद Rb फ्लोराइड कर दो, ऐसे भी बना सकते हो आप, सीजियम फ्लोराइड कर दो। इनमें देखो तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लिथियम फ्लोराइड का ज्यादा दिखाई देगा। फिर अजीब बात आ गई, यार इसका ज्यादा क्यों चल रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि Li बेचारा बहुत छोटा है, फ्लोरीन छोटा है और निगेटिव भी रख रहा है, मतलब तात्पर्य कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। हाँ ये साइज बड़ा होता तो फिर वही बात आ जाती कि लैटिस एनर्जी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी चलना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आने पर लैटिस एनर्जी क्या होती है ग्रुप में, लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है। तो लैटिस एनर्जी मतलब अल्टीमेटली जो है वो, क्या सही बोला मैंने, इंक्रीज करती है। बोलिए, यहाँ थोड़ा डाउट हो गया। डिक्रीज होगी सर। हाँ डिक्रीज होगी सर, डिक्रीज होगी, उल्टा बोल गया मैं, वही बहुत कंफ्यूजन हुआ तभी तो रुक गया मैं। डिक्रीज होगी, ठीक है। जब डिक्रीज हो जाएगी तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा रहेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। ठीक, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका ऑर्डर लिखा है मैंने, बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, चलिए सर इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इन्हीं के हैलाइड्स की मेल्टिंग पॉइंट, हैलाइड में ही चल रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा क्या मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा और उससे कम इसका होगा,
उससे कम इसका होगा। रीजन सब एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब जिसका भैया थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा, जो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा उसकी तो ही मेल्टिंग पॉइंट, उसी को तो मेल्ट करना है, जिसका मतलब Yes, उसके sir. बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमपी हो गया, ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना पड़ेगी यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट जो सीजियम से अगर मैं चलता हूँ तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज कर लेता हूँ सोडियम को, मैं यहाँ पर मैंने एम कॉमन रखा है। अब मैं अलग अलग एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे एक ले लेता हूँ NaX और एक ले लेता हूँ CSX। तो अब ये बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सीजियम का सर। NaX का सर, NaX का। NaX का ज्यादा होगा, NaX का ज्यादा होगा सर। इसका ज्यादा होगा। ये हाई एमपी होगा, हाई एमपी होगा, और ये इसका लो हो जाएगा, डिक्रीज यस करता सर, है। साइज ऑफ आयन लेस एमपी हो जाएगा, लेस एमपी हो इस जाएगा। एनर्जी के लिए रूल लगा सकते हैं सर। हाँ भैया रोहित, ठीक है। एनर्जी के लिए लगा सकते हैं। यार आपकी आवाज, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला टर्म बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं मेरे तक आ रही। चलिए आप बोल फिलहाल सही रहे, समझ में पा रहा हूँ आपकी बात को। चलिए ठीक। सर अगर हम लोग फ्लोराइड्स की ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें, अब स्टेबिलिटी की नहीं चल रही, अब बात सॉल्युबिलिटी की आ रही है। ये कंफ्यूज ना कर जाना, कहीं सर ने कुछ और लिखा है, कहीं धोखे से गलत तो नहीं लिख गए सर, स्टेबिलिटी बोल रहे थे सॉल्युबिलिटी बोलने लगे। तो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो फिर मुझे अच्छे से पता है कि LIF कम घुलेगा। अरे यार वैसे ही कम घुलेगा जब टूटेगा ही नहीं। तो जब LIF कम घुलेगा उससे ज्यादा NF घुल जाएगा, उससे ज्यादा KF घुल जाएगा, उससे ज्यादा RBF घुल जाएगा, उसके बाद CSF घुल जाएगा। रीजन अब बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब LIF जो होता है वो हाईली, ये मान के चलते हैं LIF को अगर मैं देखता हूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में क्या ये पानी में इजी जल्दी घुलेगा देर में घुलेगा? क्या बोलेंगे अगर अकेला आ जाए, जल्दी घुलेगा देर में घुलेगा? देख के बता दो ऐसे ही। सर। LIF तो लेट में घुलेगा क्योंकि कोवेलेंट बस कैरेक्टर है इसमें। यानी कि देर से लो सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो। हाई लैटिस एनर्जी बोलिए, कोवेलेंट करेक्टर ना यस सर, बोलिए। यस सर, हाई लैटिस यस एनर्जी सर। बोलिए। कोवेलेंट तब हो जाता है जब यहाँ पर आई जुड़ा होता है, LI जुड़ा होता तो कोवेलेंट बोलते अच्छा लगता है ना। ये चीज ध्यान रखना आप थोड़ी सी, यस है सर, ना। यस। हाँ जी। अब एक होता है इसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद एक हम लोग बाइकार्बोनेट्स पढ़ लेते हैं। जरा सर माइक ऑफ कर लिया करें, थोड़ा बेटर रहता है। बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट में चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सेप्ट में एक ही चीज चलती है राजेश जी, एक्सेप्ट लिथियम ही चलेगा। जैसे कल आपने बोली भी थी ये बात, एक्सेप्ट लिथियम ऑल एल्कली मेटल, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं वो उनका सबका फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको पता ही है ना। वो मतलब सॉल्यूशन स्टेट में रहते हैं या नहीं रहते, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा जितने भी एल्कली मेटल हैं वो सॉल्यूशन स्टेट में रहते हैं नहीं रहते हैं बाइकार्बोनेट? हाँ और ना? नहीं सर, हाँ नहीं सर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये देखिए रहने चाहिए सर। सर रहते हैं रहने सर, चाहिए। अच्छा अच्छा, रहते अब हैं। मैं सोडियम कार्बोनेट वो तो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है यार, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। सर बाइकार्बोनेट नहीं देखा होगा। होते हाँ हाँ नहीं होते हैं, सर, यानी कि क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है सर। में नहीं होगा। लिथियम बाइकार्बोनेट ही पहला ऐसा कंपाउंड है जो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है। जबकि इसके मतलब लिथियम को अगर मैं देखूं तो जितने और हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। मतलब ऐसे मैं बोलना चाहूँ, एक्सेप्ट मैंने लिख दिया इसलिए आप और डाउट में आ गए। एक्सेप्ट लिथियम ऑल अदर ऑल अदर एल्कली मेटल, सेंटेंस सही कर दूं, अल्कली मेटल आर सॉलिड इन बाइकार्बोनेट, इन बाई। अब आ जाएगा सेंटेंस बाई, आप इसे देख के थोड़ा कंफ्यूज हुए, बाई कार्बोनेट। देखो भैया अब आ गई, आपको जो बोलना चाह रहे वो आ चुकी है। मतलब Li जो होता है, Li का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन स्टेट में रहता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लिथियम बाइकार्बोनेट
बाइकार्बोनेट, सर यहाँ पोलैरिटी वाला रीजन होगा। बाइकार्बोनेट क्या लिखने जा रहा था, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सेप्शन है ये, और ये आ सकता है, मतलब एक्सेप्शन ही अधिकतर गड़बड़ करते हैं, उस समय गलत भी यही होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो LiHCO3 हो गया। उसके बाद बोलो भैया सुमित और बाकी लोग, गोपाल सर शायद पता नहीं कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। जी सर, ग्रुप डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी सर। KHCO3 हो गया, इसके बाद RbHCO3 हो गया, इसके बाद CSHCO3 हो गया। ये इंक्रीज करती चली जाती है। ये बाइकार्बोनेट की कौन सी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है, क्या है, क्या है, कौन सा ऑर्डर? थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर मैंने लिखा है सर। थर्मल स्टेबिलिटी, solubility of bicarbonates in water लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा है थर्मल। अच्छा सर, ये एक चीज पूछना था सर, ये पॉलीहेलाइड्स बनाते हैं सर ये लोग, ये जितने भी हैं एल्कली मेटल्स? भाई एल्कली मेटल की अगर मैं बात करूं तो पॉलीहेलाइड सर कैसे बना पाएंगे, पॉसिबिलिटी कैसे लग रही है आपको? जैसे कि Na के साथ में क्या ये दो जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन आपने नोटिस ये भी किया होगा कि अगर इसके बाद हम लोग कंडीशन, अगर हम लोग आगे चले सर, जैसे इनके इस कंडीशन से कंपाउंड बनाने की कोशिश करें ऐसे और फिर बाहर लाएं काउंटर आयन के साथ में, तब कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, लेकिन मैंने सर ऐसा कोई कंपाउंड अभी तक देखा नहीं। अगर जानकारी में हो तो बताइएगा जरूर। अगर जैसे पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन का अगर रिएक्शन कराया जाए तो KI3 जब बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता है। वो KI मैंने जो बोला वो उसी से एग्जिस्ट करता है। जैसे KI करेगा फिर I2 ऐसे करके सेपरेट रहते हैं, फिर आपस में लिख दिए जाते हैं, कलेक्टिवली लिख दिए जाते हैं। अच्छा, ये चीज लिखे जाते हैं लेकिन एग्जिस्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं, फॉर्म इनके अलग। I3 नेगेटिव आयन आपने एग्जिस्ट अलग से देखा होगा, तो वो कंबाइन करता है, ये चीज है। ओके सर। अगर आपको ध्यान हो तो स्ट्रक्चर जैसे आई ये वाला स्ट्रक्चर याद करिए, लाइन से चलता है। हाँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता था ना ऐसे करके, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये कंबाइन करता है, ये कंबाइन। ओके ओके सर। बोलो सुमित भाई। सर जैसे इसमें सर थर्मल स्टेबिलिटी और सर सॉल्युबिलिटी सेम ऑर्डर में रहेगी? ये या तो मुझे तो यही याद है यार। नहीं सर, वो तो सही है सर। तो सर थर्मल स्टेबल ज्यादा होगा तो सर वो सॉल्युबल भी ज्यादा होगा? देखो अब तुम्हें बताता हूँ जादू इसका, यहाँ लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी दोनों ऑर्डर से, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। एक्चुअल में सुमित क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों। अब आप सोच रहे हो कि यार बड़ा अजीब सी बात हो रही कि थर्मली स्टेबल, आप ऐसे मत सोचिए, आप ऐसे सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, Li पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, आपने ये सोचा कि हम इसे तोड़ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम इसे तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसे थर्मल स्टेबिलिटी में नहीं तोड़ा जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हम यहाँ से किसी भी कंडीशन में भाई CO2 निकाल लें, CO2 निकालें और उसे दूसरे स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको याद है, याद दिलाता हूं तो आप याद कर लोगे, ये NaHCO3 आपने जब हीट किया होगा तो इसने Na2CO3 बनाया होगा और साथ में इसने वाटर निकाला होगा और साथ में इसने CO2 निकाली। याद आई कुछ रिएक्शन? याद आई? हाँ जी जी। सर बेकिंग सोडा टू बेकिंग सोडा। हाँ, अब आपने अपने मन में क्या सेटअप बिठाला कि सर ने लिखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट, सॉल्युबल इसलिए हो रहा है कि इस आयन में टूट रहा है, सॉल्युबल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस आयन में टूट रहा है, और थर्मली स्टेबल इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन टूटने के इनके बॉन्ड की नहीं है, यहाँ से CO2 को निकालना पड़ रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ नहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए आपको सेम लग रहा है, सेम है नहीं है, सेम लग रहा है। फिर इसमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा? दोनों हाँ, मतलब दोनों कंसेप्ट इसमें लगाने पड़ेंगे, तब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाएगा। सुमित
ठीक है, मैं इसका आपको भेजूंगा। जब नोट्स भेजूंगा तो डिटेल में आप एक बार पढ़िएगा, तो आपको हो सकता है, उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि बॉन्डिंग टूटने के ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ना कि आयनिक करैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। ये चीज है जी सर। सर सभी में सर हाँ। अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है सर, इसलिए सर प्रॉब्लम होने ये लगती है इसमें। मैं जान सर रहा अभी हूँ ये बात। लिथियम फ्लोराइड वाले में सर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। यार ये तो केमिस्ट्री की बड़ा मतलब क्या बताएं दुष्प्रभाव है, कि जरा देर में, जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी कानपुर की, वो नहीं कौन सी आई थी, कोटा फैक्ट्री सर। हाँ कोटा फैक्ट्री वाली वीडियो लड़के की थी, कि बोले भैया जी पहले सर। सही कर लो फिर ही पढ़ो, है ना, पहले रोज अभी बता रहे हो ये हो जाता, थोड़ी देर में कहोगे नहीं स्टेबल नहीं होगा, तो पहले स्टेबल। तो क्या बताऊँ यार, मुझे खुद यही लगता है कि सही कह रहे हो आप सुमित, सही बोल रहा हूँ नहीं। देखो अब हम चल लेते हैं जरा कार्बोनेट में चलें। जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट के होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट के होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कौन नहीं होता, कौन नहीं होता? ऑल डिकम्पोजेस, लिथियम। ऑल डिकम्पोजेस एक्सेप्ट Li2CO3, लेकिन ये भी टूटता है बलप्रीत, सर लगभग एट हायर टेम्परेचर। 1000 डिग्री सेल्सियस पे लगभग टूट जाता है ये बात ध्यान रखना, ये टूटेगा लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इसे तोड़ना पड़ जाए तो Li2CO3 को मैं तोड़ देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, Li2O बन जाएगा और यहाँ CO2 निकल जाएगा। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, ये भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर Li2CO3 लिख देता हूँ, इसके बाद Na2CO3 लिख देता हूँ। बाकी सब इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं कुछ डिक्रीज करने में एक आध जगह गड़बड़ाता है बस, ये इंक्रीज कर रहा है। ये भी Rb2CO3 ये हो गया, और इसके बाद हो गया CS2O3। सही लिखा, चेक कर लेना एक बार। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये भी हो गया वही थर्मल स्टेबिलिटी। CS2CO3। अच्छा CS2CO3 ठीक। और कहीं देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर हो गया आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। और Li2CO3 जितने भी हैं, अब आप ये भी ध्यान रखना कि Li2CO3 के अलावा जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट है वो पानी में घुल भी जाते हैं, पानी में घुल भी जाते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ फिर एक नोट लगाए दे रहा हूँ, एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट लगाते समय कंफ्यूजन बहुत बनता है, एक्सेप्ट Li2CO3, है ना, क्या लिखूँ, ऑल अदर अल्कली, all other alkali metal carbonates क्या लिखूं आगे, बोलो यार। soluble in water, carbonates are soluble in गंगा जल, soluble in water। ठीक है साहब, चलिए इतनी ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें अगर मैं ये बोलूं कि लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स हो जाती है ओवर द हाइड्रेशन एनर्जी, तो शायद गलत कंसेप्ट नहीं होगा। इन दिस केस लैटिस एनर्जी डोमिनेट्स ओवर द हाइड्रेशन एनर्जी, तो फिर कोई गलत यहाँ पर कंसेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा और आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे इसमें। अगर मैं एक्वा सोल्यूशन बनाना चाहूँ तो वो भी पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर नाइट्रेट्स की बात करें, बताओ सुमित, नाइट्रेट्स इनके कैसे होते हैं, सुने होंगे तुमने, एक तो NaNO3 सुना होगा, एंड सो ऑन, ये सब सुने होंगे आपने, NO3 KNO3, है ना, सब सुन रखा होगा। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं या कलरलेस होते हैं, इतना बताओ पहले, जल्दी 1 सेकंड में बोलो यार। सर नहीं पता सर, नहीं पता। ऑल एल्कली मेटल्स आर, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल एल्कली मेटल नाइट्रेट्स आर कलरलेस होते हैं भाई, कलरलेस होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, पानी में इजीली घुल जाते हैं, है ना, सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड माने जाते हैं इसलिए घुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहो तो इनसे जितने कंपाउंड है HNO3 ये सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बन भी जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज है। अब एल्कली मेटल नाइट्रेट्स में अगर LiNO3 को लो, इसको ले लेते हैं जरा, LiNO3 आपने ले लिया, इस LiNO3 को अगर आप तोड़ोगे तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, है ना, जितने भी हैं वो सब डिकम्पोज हो जाएंगे लेकिन ये नहीं टूटेगा। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, ऐसे कर देता हूँ, एक M से रिएक्शन दिखा दूँ,
MnO3 ये लिया मैंने, इसे गर्म किया, जैसे गर्म किया इसने बना दिया, क्या बनाएगा ये M बोलो यार, थोड़ी मदद करो। MnO2 सर बना दूं, M2O। नहीं MnO2 बनाऊं और हाफ O2 निकाल दूं, अच्छा बैलेंसिंग याद कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। अब जैसे अगर मान लो ये Li2 भाई LiNO3 होता, LiNO3 होता तो इसके केस में हम लोग सर करते Li2O, रुक जा बेटा एक सर मिनट, Li2, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, जैसे सर ऊपर जो है MnO3, अच्छा अच्छा, दो स्टेप है बैलेंसिंग कर दी, 2 सर स्टेप नहीं, ये मैंने Li वाली अलग लिख दी। अच्छा अगर ठीक आप सर। यहाँ 2 लगा लो, अगर आप यहाँ 2 लगा लो तो यहाँ 2 लगा दो, तो अब ऑटोमेटिक ये O2 हो जाएगा, ये हट जाएगा ये। नहीं सर, मैं ये कह रहा था सर MnO3 है तो सर M2O नहीं बनेगा सर? हाँ मैंने एक्चुअल में उसे कंबाइन जो यहाँ दिखाया है वो ये दिखाया है कि वो जनरल तो O2 इवॉल्व करते हैं, लेकिन इसको भी ब्रेक करके फिर यहाँ अलग कर दिया है, इसको भी ब्रेक करके, मतलब इसलिए ये दिखाया है अलग। आप चाहो तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक कह रहे हो, वो परेशानी नहीं है, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। जितने भी और होते हैं जैसे KNO3 है, अब आपको एक्सेप्शन बताता हूँ, जैसे KNO3 जब टूटता है तो ये K2O नहीं बनाता है, ये K2O नहीं बनाता, केवल Li ही बनाता है, बाकी तो ये जब गर्म करोगे तो KNO2 बनाएगा और O2 निकालेगा। जैसे NaNO3 को गर्म करोगे तो ये NaO2 बनाएगा और O2 निकालेगा, वो Na2O नहीं बनाता, केवल लिथियम ही ऐसा होता है जो, इसलिए मैंने अलग लिखी रिएक्शन वाली, कहाँ गई यार, ये इसलिए अलग लिखी रिएक्शन वाली, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये सर यहाँ पर गलत नहीं। हाँ सर बोलो। जैसे हम लेड लेते थे तो जब लेड नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करते थे तो ऐसी ही रिएक्शन होती थी, और हाँ उसमें हाँ ये हाँ भी होता था कि जब NO2 होगा तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, तो यहाँ पर भी ठीक, कुछ ऐसी कंडीशंस होगी या नहीं? नहीं तो यहाँ इसमें ब्राउन फ्यूम्स तो निकलेंगी, इसमें क्यों नहीं निकलेंगी, निकलेंगी यहाँ 100% निकलेंगी ब्राउन फ्यूम्स। तो भाई फिर सर NO2 इसको निकल, कलर में इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कलर में इसको कर दोगे ना, इसको कैसे कलर में इंक्लूड कर दोगे, इसको वहां कैसे पर कर भी तो दोगे, सर, वहां पर भी तो लेड नाइट्रेट कलरलेस ही होता है। नहीं नहीं वो तो एक अलग लेड बात है, वही जैसे नाइट्रेट येलो होता है। लाइट लेड नाइट्रेट लाइट येलो में रहता है, वो ठीक कह रही है, लेकिन जी सर। प्योर अगर आप देखें कलर, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, कलर राजेश जी इसकी बात कर रहे हैं, हम इधर की बात कर रहे हैं, और कोई भी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाती है वो तो इधर की बात ही नहीं हो रही, बात इधर की हो रही है, ठीक है बलप्रीत, वो आप ठीक है इधर से सर, मत थैंक जोड़िए। जैसे कि HNO3 प्योर होता है, प्योर HNO3 आपको कलरलेस दिखेगा, लेकिन खुली बोतल रख दीजिए येलो हो जाएगा, थोड़े दिनों में अपने आप ही येलो हो जाएगा वो NO2 बनने की वजह से, ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक सल्फेट बचा है यार, बातों बातों में सल्फेट रह जा रहा है, देखो भाई अब सल्फेट मुझे नहीं पता, बताओ कौन बताएगा सल्फेट, सल्फेट्स मैंने सुना है, त्रिपाठी जी आप बोलिए, बहुत देर से बोले नहीं है, थोड़ा आप बोलेंगे तो माहौल बनेगा जी, बताइए। M2SO4 बनाता है ये, M2SO4 में आपने Li2SO4 सुना होगा, सुना है, इसके बाद यस आपने सर, यस सर। Na2SO4 सुना होगा, K2SO4 सुना होगा, Rb2SO4 सुना होगा, CS2SO4, ये कंपाउंड पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इनके बनाने का जो तरीका होता है, इनके ऑक्साइड ही घोल दीजिए H2SO4 में बन जाएगा, इनके हाइड्रोक्साइड H2SO4 में घोल दीजिए बन जाएगा, इनके कार्बोनेट H2SO4 में घोल दीजिए बन जाएगा, लेकिन फिर वही आफत आ गई कि जितने भी अल्कली मेटल सल्फेट होते हैं पानी में घुल जाते हैं, लेकिन एक ही बदतमीज नहीं घुलता है जिसका नाम है ये। लिथियम, ठीक है ना, लिथियम तो यहाँ लिख सल्फेट। देता हूँ एल्कली मेटल, अब आप भूलोगे नहीं ये मुझे पता है, एल्कली मेटल सल्फेट, सल्फेट्स आर soluble in water except, कौन सा बताओ, Li2SO4, ये नहीं होता है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या बढ़ेगी बोल रहा हूँ यार, आंसर बोलने के बाद बोल रहा हूँ क्या बढ़ेगी,
ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया एल्कली मेटल सल्फेट जितने भी होते हैं वो क्या लिख दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी डाउन ऑन ग्रुप, लिखने की जरूरत नहीं। भैया माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये हो गया। और जितने भी एल्कली मेटल सल्फेट होते हैं वो अगर मतलब कार्बन के साथ फ्यूज किए जाएं तो क्या बनता है, कोई लोग बताओ। जैसे M2SO4 में ले लूं और इसको कार्बन के साथ में फ्यूज करा दूं, जला दूं, तो क्या बन जाएगा? कार्बाइड, सल्फाइड बनेगा। M2CO3 नहीं, सल्फाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती ठीक है। है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबिलिटी। अब इसमें आपके लिए मैं ये बताऊं कि कंपाउंड जो है, मैं ये चाहता हूं और शायद आप भी मेरी मदद करेंगे, मैं कंपाउंड ये चाहता हूं कि जैसे कि मैंने सपोज कर लीजिए सोडियम के कंपाउंड है, तो सोडियम का एक तो आप और याद रखिएगा, जो मैंने आपको और जब मेटलर्जी पढ़ाई थी उस समय सभी के और लिखवाए थे लाइन से, चाहे वो सोडियम के थे चाहे वो मैग्नीशियम के थे। जहां मुझे याद है कि मैंने बताया था कि जहां पर एलॉय बताए थे आपको मेटलर्जी में, वहां बताई थी ये बात। तो इनके एक तो और सबके ध्यान रखने, जैसे सबसे फेमस और इसका क्या होता है, रॉक सॉल्ट होता है ना। जैसे इन Na का अगर देखोगे तो आप सबसे फेमस NaCl या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद एक इसी का दूसरा और आपने सॉल्ट क्या बोलते हो आप, सॉल्ट चिली पेटर, सॉल्ट चिली पेटर है कुछ बोलते हो नहीं बोलते हो, NaNO3, ये यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद बोरेक्स हमने आपको बताया था, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स भी इसका हाँ और माना जाता है। इसके बाद चिल्लायोलाइट भी माना जाता है, Na3AlF6, क्या बोलते हैं इसे, चिल्लायोलाइट, ठीक है। Na2CO3, ये मेरी आदत है मजाक करने की ना, इसे आप कहीं सोचोगे यार अनुप सर कैसे बोल रहे हैं। Na2CO3.H2O, ये भी जानते होगे आप, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट क्या, हाँ वॉशिंग सोडा में 10H2O नहीं लिखा मैंने। यस सर, इसे कहते हैं सर जब जल जाता है वॉशिंग सोडा तब बचता है ये। चलो यार जला लो, इसे इसका 9H2 नाम होता है नेट्रॉन, नाइट्रॉन, यस। क्रायोलाइट, बोरेक्स, नेट्रॉन, इसे बोलते हैं चिली, चिली सॉल्ट पेटर, स्पेलिंग देख लेना, टेंशन ना लेना। एक होता है ट्रोना भी होता है, ट्रोना बताओ, ट्रोना पता है, ट्रोना, हाँ नहीं पता। Na2CO3 डॉट, बोले अनुसार पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ के ले आते उल्टे सीधे, ये हो गया, ये ट्रोना है, ध्यान रखिएगा। सोडा फेल्ड स्पार याद है, ये तो पता ही होगा, सोडा फेल्ड स्पार, ये तो पता होगा। NaAl SI के 3 होते हैं, O के 8, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये और या ध्यान रखना। अब मेरी राय आपको एक छोटी सी ये है कि मैं कंपाउंड आपको नोट्स में दूं, जैसे कंपाउंड में कौन कौन से दूंगा आपको, क्योंकि उनमें रिएक्शंस हैं, बाकी मुझे दिमाग बहुत दौड़ाना नहीं है। जैसे सबसे पहले मैं NaOH का दे दूं आपसे, NaOH दे दूं, NaCl दे दूं आपको, Na2CO3.10H2O दे दूं, 10H2O दे दूं आपको। इसके बाद में आपको और कौन सा बचा, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सब 11th क्लास में आप पढ़ाते भी होंगे। ये बेकिंग पाउडर हो गया, और उसके बाद जो है और याद दिलाओ, ये हो गया कंपाउंड, एक आध और है बोलो, कास्टिक सोडा हो ही गया, NaCl हो गया, ये कंपाउंड हो गया। हाँ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, अच्छा मदद नहीं करते हो कतई, चुप्पे रहते हो। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट Na, अब भूल गया मैं, बताओ NaNH4, अच्छा मतलब ये भी नहीं कहते सर, भूल कहा गए, NaNH4HPO4 डॉट, कितने H2 होते सुमित, 4 H2। सर ये फार्मूले याद नहीं हो पाते सर। यार ये तो कक्षा 12 में जरूर याद करा होगा आपने, NaNH4HPO4.4H2O। मुझे आज तक मालूम कब से ये नहीं था सर, ऊपर वाले ये सब थे बट
ये नहीं नहीं, पढ़ा गई। एक्चुअली में आप लोगों ने सीबीएसई 12th किया होगा। जी सर। यूपी बोर्ड में है सर। यूपी बोर्ड में हमने किया, तो मुझे 12th क्लास में याद नहीं हो पाया, तो मेरे केमिस्ट्री टीचर ने 2 बेंत मेरे पेले थे, तब से आज तक मुझे याद आई है, आज तक भूले ही नहीं, वो डंडे मुझे अभी भी याद है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जो होता है ये पीजीटी में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको 2 बार आ चुका है, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फार्मूला क्या है, NaNH4HPO4.4H2 याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इनकी मैं प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज आपको दे दूंगा, इनमें जो इम्पोर्टेंट है वही दूंगा। एक हाइपो, और याद रखना ये भी पीजीटी का फेमस क्वेश्चन है, जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, ये भी पीजीटी में पूछा गया है, सोडियम थायोसल्फेट। और जो रिएक्शन पूछी गई वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इसको हाइपो के नाम से भी जानते हैं, हाइपो के नाम से भी जानते हैं। और ये कचहरी किनारे पहले लोग दुकानें लगाते थे, उनमें जो सर फोटो ये बनाते थे वही है, हाँ हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, फोटोग्राफी में। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट, जो पुराने टाइम पे आपके पिताजी फोटो खिंचवाने गए होंगे तब उनने खिंचवाया होगा फोटो, ऐसा ये ध्यान रखना है ना। तुरंत आजकल डिजिटल बनता है तुरंत, पहले ये तुरंत बना के दे देते थे, कचहरी के पास खड़े रहते तो डिब्बा में पानी डालते, वो हिलाया, फोटो डाला, निकाला 2-3 बार और धूम में टांग दिया, बोले भैया बन गया, अभी सूख जाए तो लिए जाना, वही चीज है। ये रिएक्शन जो है पूछी गई है आपसे, ये एक रिएक्शन पूछी गई थी इसकी सोडियम थायोसल्फेट की, जहां तक मुझे याद आ रही है AgNO3 वाली, जैसे AgNO3 वाली रिएक्शन सुमित याद है नहीं, ये AgNO3 वाली रिएक्शन पूछी गई है पीजीटी में, Na2H2O3 लिया गया, इन्होंने क्या बना दिया, Ag2S2O3 बना दिया, साथ में 2NaNO3 आप निकाल दो, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है इसको दोबारा गंगा जल में घोल दो, तो Ag2S2O3 को फिर ठंडे पानी में घोलो, जैसे घोलोगे तुरंत क्या बना देगा, Ag2S का प्रेसिपिटेट बना देगा और H2SO4 बना लेगा। ये बड़ा बड़ा अच्छा बिजनेस है ये, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर, इसके लिए फॉर मेडिकल लाइन, ये मेडिकल लाइन का बड़ा अच्छा बिजनेस माना जाता है, पता है राजेश जी, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, ये लोग करते हैं, यही करते भी हैं लोग बहुत सारे। एक जमाना था डॉक्टर एक्सरे दे देता था, आज डॉक्टर एक्सरे ही नहीं देता है, भूल जाओ, उसकी दुकान पे चुरा के रख लेगा वही, है ना। तो ये बड़ा अच्छा कंपाउंड है, यानी सेपरेशन का तरीका होता है, सिल्वर निकाला जाता है इससे, क्योंकि एक्सरेज में जितने भी एक्सरे होते हैं उनमें या फोटोग्राफी में भी पहले इसका काम होता था पूरा। एक ये रिएक्शन पूछी जाती है, ये केमिस्ट्री वाले इंसान हो तो फट से बिजनेस तैयार कर दो, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। Na2 ये लिया आपने और इसको किससे रिएक्शन कराऊं, क्या बनेगा बताओ यार, 2 ना आई, क्या बना, 2 ना आई, उसके बाद Na2S4O8, O8 आएगा, 6 आएगा, O6 आएगा, बैलेंसिंग करो, 2Na यहाँ 2 लगा दो, S4 हो गया, O8 O6 ही रहेगा, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम बताओ, पता ही है इसका नाम बताओ, अच्छा सोडियम टेट्रा, क्या हुआ, हेलो, साइलेंट मोड में चले गए सब। यस सर सुनाई दे रहा है। हाँ सोडियम, नाम बोलो, टेट्रा थायोनेट सर, यस थायोनेट, वेरी गुड, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये मैं आपको PDF फॉर्म में भेजूंगा, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन मेरे हिसाब से सभी पढ़िएगा, सोडियम थायोसल्फेट की और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट की रिएक्शन सभी पढ़ना, छोड़ना एक भी नहीं है आपको, जिससे कि कोई धोखा ना होने पाए। मैं एक कंपाउंड आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप बता दोगे तो चलते चलते मुझे भी खुशी हो जाएगी और आपको भी खुशी हो जाएगी। एक कंपाउंड में पूछ रहा हूँ आपसे, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, देखना ध्यान से सर, जी इसको हम लोग कॉनली क्या बोलते हैं, सर क्राउन ईथर सर, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं क्राउन लिख रहा हूँ, इससे पहले क्या लगाऊं, थोड़ा सा बोलो, ये लगा दो ना इसके नाम, बोलो बेंजो, बेंजो 1 जी, हाँ, और 1 2 नहीं 1 2 तो नहीं है,
नहीं याद आ रहा सर 4 हाँ सही है, 4 आएगा। 1/4 क्राउन 4 बोलते हैं। 1/4 क्राउन मतलब ठीक है 14 क्राउन सर। ये 4 बोलते वही फ्लैट या क्रिप्टेट कुछ बोलते हैं इनको। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इनको क्रिप्ट एक्चुअली मैंने क्रिप्टेंड बोलते हैं, क्रिप्टेंड बोलते हैं, CRYPTAND, क्रिप्टेंड 222 बोलते हैं। अब क्रिप्टेंड अब आपने छेड़ दिया तो एक कंपाउंड और एलिमेंट्स जो है फिक्स हो जाते हैं इनके बीच में, रुक मिडिल में। रुक जा रुक जा रुक जा, ये जो आपने बोला है वो ये है, ऐसे करके बनाते हैं। ऐसे आएगा, फिर ऐसे लाओ, नहीं, फिर ऐसे 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 आएगा, फिर एक बार ऐसे आएगा ये, और इसके बाद फिर यही वाली चेन रिपीट कर जाएगी और टिपिकल हो जाता है। ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हुआ जो तुम बोल रही हो वो ये कंपाउंड है। इसका नाम हो जाता है क्रिप्टेंड बोलते हैं 222, ऐसे करके ये नाम। तो ये कभी कभी ऐसा है कि हालांकि आने के चांस नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये क्राउन ईथर्स जो अभी सुमित ने बोला, इनको हम लोग क्राउन ईथर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये Na नेगेटिव आयन, बड़ा सुना होगा, Na पॉजिटिव तो दुनिया सुनती है जी सर, सोडाइड सर। हाँ Na पॉजिटिव सर ये 2013 में सर आया भी है सर। हाँ इसीलिए मतलब इसके अजीब से कंपाउंड होते, इसलिए मैंने बताने की कोशिश करी है कि ये अधिकतर ऐसे कंपाउंड रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, लेकिन मुझे खतरा दिखा था तो मैंने ये नोट किया कि ये बताना पड़ेगा आपको कि ऐसे कंपाउंड जो हैं वो आ सकते हैं। इसमें हम लोग Na पॉजिटिव ढूंढते रह जाएंगे, पेपर में यही सोचेंगे सुमित कि यार मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, जी सर जी सर हो गई होगी। हाँ तो ये ऐसी मिसप्रिंटिंग नहीं, इसे हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं, इसे सोडियम आयन, सोडाइड आयन बोलते हैं, इसे सोडाइड आयन बोला जाता है। अगर कंपाउंड को लिखने की कोशिश करो तो कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे लिखूंगा मैं Na, यहाँ पर लिखूंगा, फिर लिखूंगा क्रिप्टेंड, Na क्रिप्टेंड 222, ऊपर लगाऊंगा पॉजिटिव और यहाँ लगाऊंगा Na के ऊपर एक नेगेटिव। ऐसे करके भी इस कंपाउंड को लिखने की मतलब लिखने का तरीका बनाया गया। सीजियम के साथ में लिखना है तो सीजियम, ये पॉजिटिव आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, इस सोडियम पर भी लगा सकते हो। सीजियम के साथ में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, सीजियम पे चाहे प्लस लगा लो, मतलब इसको दूसरे तरीके से ऐसे लगाऊंगा, फिर वही लिखूंगा क्रिप्टेंड 222 और फिर ऐसे करके बाहर की तरफ लाऊंगा सीजियम नेगेटिव, इस तरीके से ले आता हूँ। तो ये कंपाउंड भी पॉसिबल होता है, लेकिन सीजियम के केस में जब देखा गया तो उसका ये कंपाउंड बहुत लंबी स्टेबिलिटी पे ऑब्जर्व नहीं किया गया है। उसमें ये माना गया है कि क्रिप्टेंड की जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इस सीजियम ने छोड़ा, वही इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, ये साइंटिस्ट मानते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा, समझा, देखा कि उन्होंने ये बोला कि इसी का इलेक्ट्रॉन एक ट्रैप हो जाता है और वही इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रहता है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ क्रिप्टेंड 222 इलेक्ट्रॉन और ऊपर नेगेटिव लगी गया है, ये दोनों फिर आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से आप ध्यान रखना, इन्हें हम लोग इलेक्ट्राइड का मेंशन करता है। 222 यहाँ पर इस कंडीशन को मेंशन करेगा कि अगर हम लोग कार्बन मतलब जो कार्बन की चेन देखते हैं तो कार्बन की जो चेन है वो ऊपर भी 3 मतलब 2 कार्बन ऊपर भी जुड़े, 2 कार्बन नीचे भी जुड़े, 2 कार्बन दाएं भी, 2 कार्बन बाएं भी, इस तरीके से 2 कार्बन की स्टेप चल रही, इसीलिए हम इसमें जो है वो 222 का यूज करना है। वहां पर हम लोग 14 का यूज कर रहे थे, इस क्राउन में हम लोग 14 का यूज कर रहे थे। अगर आपने क्रिप्टेंड का स्ट्रक्चर आप चेक करोगे, अभी मैंने बनाया है कहीं पीछे, ये चलिए आप देखिए, जब ये नंबर जो 222 आपको दिखाई दे रहा है, 222 दिखाई दे रहा है, तो 222 नंबर नहीं है ये। अगर आप ध्यान नोटिस करिए तो हमेशा 2 कार्बन की चेन के बीच में फंसे हुए हैं सब, ये 2 कार्बन की चेन के बीच में फंसे हुए हैं। इसीलिए आप ऐसा मत करना, इसको गिन दो, इतना गिनना, इतना गिनो आप, इतना गिनिए आप, ये ऐसे चलेगा, ये इसकी वजह से 2 आया है, ये इसकी वजह से 222 चला है, ये 3 लेयर है ना, इस तरीके से। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इन तीनों से काउंट कर लीजिए। मैंने एक किताब ये भी पढ़ी थी कि अगर आप देखोगे तो इन 2 से भी काउंट किया है 2 बार, 1 2
1 2 1 2, उससे भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो है कंसेप्ट वही है कि 2 कार्बन से ही आया है, ओवरऑल मीनिंग वही आया है। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और बाकी नोट्स मैं कल तक भेज दूंगा आपको। इसको रीड करके इसके क्वेश्चन भी आपको भेजूंगा, करिएगा। बाकी इकट्ठे क्वेश्चन में फिर बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है? ठीक सर। ओके ठीक सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक्स सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट।